बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। हर दफ़ा की तरह आज भी हमने एक सवाल उठाया है और सवाल ये है कि क्या हम उतने हसास हैं जितना हसास हमें होना चाहिए। क्या हसास होना अच्छी बात है या ये बुरी बात है। कब एक ज़माना था कि हम कहते थे कि सेंसिटिविटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन न जाने कब ये सेंसिटिविटी ज़रा एक थोड़ा अलग सा लफ्ज़ बन गया। हमें लगने लगा कि नहीं, सेंसिटिव होना अच्छी बात नहीं है, हमें अपने ऊपर एक चादर ओढ़ लेनी चाहिए, हमें अपने ऊपर एक गुस्से की चादर ओढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि गुस्से से ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पावर, कंट्रोल, स्ट्रेंथ, एंगर, इन तमाम चीज़ों ने आके हमें बताया कि शायद हसास होना ठीक नहीं है, लेकिन उसके ख़तरात आज माशरे में हमारे सामने हैं। जब एक माशरा हसास नहीं रहता तो उस माशरे में लोगों को एक दूसरे का दर्द समझ ही नहीं आता। उस माशरे में लोग एक दूसरे की तकलीफ़ नहीं समझ पाते। उस माशरे में लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत मगन हो जाते हैं। उस माशरे में बूढ़े बैठ के कहते हैं कि वाह क्या अच्छा ज़माना था हमारा। उस माशरे में बूढ़े अकेले हो जाते हैं। उस माशरे में लोग अकेले हो जाते हैं, होते भीड़ में हैं लेकिन अपने आप को तने तनहा महसूस करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों की तरह, जिस तरह हम ज़िंदगी में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो अब हमें लगता है कि नहीं, शायद पुराना ज़माना ठीक था, चाहे हम खुराक की बात करें, चाहे हम रहन सहन की बात करें, चाहे हम तालीम और तरबियत की बात करें, बहुत दफ़ा आपको अब तहकीक और गुफ्तगू ये नज़र आएगी कि शायद जो तरीका आज इस्तेमाल होता है वो तरीका ठीक नहीं था। नरम गद्दे ईजाद तो कर लिए, लेकिन फिर साइंस ने बताया कि कमर के लिए तो वो सख्त फ़र्श सबसे बेहतर है। इसी तरीके की बहुत सारी गुफ्तगू हमें माशरे में नज़र आती है जो हमें बताती है कि शायद वापस जाने का वक्त आ गया है। शायद हमें वापस उन चीज़ों को देखना चाहिए जिनसे भला हो रहा था, जिनसे बहुत फ़ायदा हो रहा था, और उन चीज़ों को वापस अपनी ज़िंदगियों में लेकर आना चाहिए, शायद एक नए अंदाज से, शायद एक नए रंग से। सेंसिटिविटी भी एक ऐसा ही मामला है, हसास होना भी एक ऐसा ही मामला है, क्योंकि वो हिस्स बड़ी बेहतरीन थी। जो हिस्स मुझे बताती थी कि मुझे अपना गुस्सा किसी के ऊपर, अपने होने का अहमियत तब नहीं होनी चाहिए जब मैं सिर्फ अपना गुस्सा किसी पर निकाल सकूं। जो चीज़ मुझे बताती थी कि मेरी बात में दम होना चाहिए, मेरी आवाज़ की ऊंचाई में दम नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मुझे सिखाती थी कि इंसान के अंदर इंसानियत क्या होती है, और ये इंसानियत सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान पे नहीं नज़र आनी चाहिए, किसी जानदार पे सिर्फ नज़र नहीं आनी चाहिए, बल्कि हर चीज़ पे नज़र आना चाहिए कि आप एक इंसान हैं। चाहे आप एक बर्तन उठा रहे हो, चाहे आप एक जानवर उठा रहे हो, चाहे आप एक इंसान को गोद में लिए बैठे हो, आपकी इंसानियत हर पहलू से झलकनी चाहिए। इसी के ऊपर आज शो में बात करेंगे। हम शो में पहले नज़र डालेंगे उन तमाम बातों के ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है जिन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बहुत दफ़ा आप एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक कहानी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो एक महज कहानी नहीं होती। उस कहानी में जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे होते हैं वो मेरे आप जैसे लोग होते हैं, इंसान होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने अपने इस शो में किसी इंसान के बारे में बात की है, किसी इंसान के दर्द के बारे में बात की है, तो जब मुझे लगे कि उस दर्द की कुछ मरहम हो रही है या मरहम नहीं हो रही, मैं दोबारा वो आवाज़ उठाऊं और दोबारा उसके बारे में गुफ्तगू कर सकूं। आपको याद होगा कि हमारा पहला शो आस्क अस्मा की पहली एपिसोड जो गई थी, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग वालदा हमारे साथ थी। मैं बात कर रही हूँ बीनिश उमर की। बीनिश उस वक्त हमारे प्रोग्राम में आई थी और बता रही थी एक लॉ के बारे में, एक बिल के बारे में, कहाँ तक पहुँची है वो मामला, क्या उस पर प्रोग्रेस हुई है। आज ख़ास तौर पे मैं उसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, इसके बारे में बात करेंगे शो में। और उसके साथ साथ जहाँ इंसान की बात की, वहाँ पे मुझे लगता है कि मज़ीद जानदार की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। वो जानवर जो हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं, हमारा उनके साथ क्या रवैया है, क्यों ऐसा हुआ, उस बच्ची अमल के साथ ऐसा क्यों हुआ जो कि हमने देखा, जिसके बारे में मैं तफसीलन अभी ब्रेक के बाद ज़रूर बात करूँगी। लेकिन साथ ही साथ जहाँ हम इंसानों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, जहाँ हम इंसान की कदर नहीं करते, वो हमारे पास इलाज के लिए आता है लेकिन हम कहते हैं पर्चा पहले बनवाओ, पैसे पहले भरो, और उस असना में अगर इंसान चला जाता है तो हम बिल्कुल ही उसके बारे में बेहिस हो जाते हैं। या हम किसी जानवर को ऐसे ट्रीट करें कि अगर वो हमारे सामने और हमें लगे कि हम में से नहीं है तो हम कहें इसको जहर दे दो, इसको पॉइजन दे दो, इसको यहाँ से भगा दो, इसको मार दो, इसको डंडे मारो, इसको उसके बच्चों के सामने उसकी तजलील करो। रवैया सेम होता है। अगर ये रवैया जानवर के साथ है तो यही रवैया इंसान के साथ भी आएगा। ज़रूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी हरकत को आज क्वेश्चन करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं बात करना चाहूँगी अपने पहले प्रोग्राम के बारे में। जब मैंने आस्क अस्मा की पहले एपिसोड की थी तो उस दिन हमारे साथ बीनिश उमर मौजूद थी। बीनिश अमल की वालदा। अमल वो बच्ची जिसको हम सब जानते हैं, जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है, वो बच्ची जो कि 10 साला बच्ची 13 अगस्त 2018 की शाम अपने वालिदैन के साथ एक बहुत अच्छी शाम गुजारने निकली थी, मगर एज़ वी ऑल नो वो शाम उस बच्ची की आखिरी शाम थी। जो कुछ भी हुआ, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि गोली लगने के बावजूद वो बच्ची जब कराची के एक प्राइवेट हस्पताल नेशनल मेडिकल सेंटर पहुंची तो वहाँ पे सिर्फ इसलिए उसका इलाज नहीं हो सका क्योंकि हस्पताल के जो मुंतज़िम थे, जो इस हस्पताल की मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि बहुत सारी और लीगैलिटीज़ हैं और हम इसको इस हस्पताल में ट्रीट नहीं कर सकते। बीनिश हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीनिश। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। एक लंबा सफ़र और एक काफ़ी बड़ी अकम्पलिशमेंट, क्या कहना चाहेंगी आप इसके बारे में? थैंक यू अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इस वक्त मुझे मीडिया का हमारा साथ देने में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंची, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा इट्स अ बिग अचीवमेंट कि हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके लिए सिंध गवर्नमेंट के लिए मशहूर हूँ कि उन्होंने ये फ्लॉ देखा सिस्टम में और खुद ही इसको परस्यू करके उन्होंने बिल को पुश किया। हमें तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिल के अंदर इतना बड़ा फ्लॉ, एक बिल पहले एग्जिस्ट कर रहा था जो 2014 में आया था, लेकिन उसमें सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तक ये लॉ था कि इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक उन्होंने महदूद किया हुआ था। इस बिल के अंदर वो खुद ही ये तरमीम लेके आए हैं। दिस इज अ बिग स्टेप। और वो अमेंडमेंट ये है कि प्राइवेट अस्पताल को भी ट्रीट करना पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। अमेंडमेंट बेसिकली ये है कि एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद रनिंग इमरजेंसी एंड कैपेसिटी ऑफ हैविंग ओवर 50 बेड, यानी एक डिसेंट साइज का हॉस्पिटल, एक छोटी क्लिनिक नहीं है, कोई गली मोहल्ले की छोटी क्लिनिक नहीं है, प्रॉपर अस्पताल है इमरजेंसी के साथ। इमरजेंसी यूनिट है और 50 बिस्तर से ज्यादा है जी। एक सर्टन कैपेसिटी भी है उसकी, तो उस हॉस्पिटल के ऊपर ये आयद किया जाएगा कि वो जितने भी रोड एक्सीडेंट्स या जितने भी इस तरह के बुलेट वुंड विक्टिम्स या बर्न विक्टिम्स होते हैं जिसको ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं इमदाद देने से बिकॉज ये मेडिकल लीगल केस होते हैं, उन सबको अब ये उनको अटेंड करना पड़ेगा और उनको फर्स्ट एड और प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। एक्सेलेंट। बिल पास हो गया, अगला कदम क्या है? जी, अगला कदम ये है कि बिल तो बहुत पास होते हैं, हम ये जानते हैं कि लेजिस्लेशन बनती हैं और बहुत अच्छी लेजिस्लेशन बनती हैं, लेकिन एज सिविल सोसाइटी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस लेजिस्लेशन पे चेक भी रखें, पूछते रहें, कोशिश करते रहें, किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करते रहें। सही। थैंक यू वेरी मच बीनिश, बहुत शुक्रिया कि आपने और उमर ने ये सोचा कि बहुत सारे बच्चे और इस मुल्क में हैं और किसी और बच्चे, नौजवान, बड़े, बूढ़े के साथ दोबारा ये ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। और हम सब मीडिया की तरफ से भी चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने इस बिल को अप्रूव किया, और ना सिर्फ अप्रूव किया, जैसे बीनिश ने आपको बताया कि एक अमेंडमेंट उनकी टीम ने खुद सजेस्ट की, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो एक फ़ंड बनाएंगे जिससे लोगों की एमरजेंसी ट्रीटमेंट की जा सके। ये फ़ंड का प्रोपोजिशन भी उस बिल में पहले से मौजूद नहीं था, ये हुकूमत ने खुद अपने सर लिया है, और हमारी पूरी दुआ है कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो। हमें इंशाअल्लाह ताला कोई शक नहीं है कि अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से आगे शायद काम हमारे हुकूमत का काम यह है कि इम्प्लीमेंट करवाया जाए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के हस्पताल है शायद हमें भी आगे बढ़ के ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें भी अब अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस बिल को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। इंसानी जान हो, कोई भी जान हो, जान तो जान है और जान बहुत कीमती है। आज वो किसी का बच्चा है, कल को खुदा न खास्ता हमारा हो सकता है, आज किसी और के वालिदैन है, कल को हमारे हो सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम सब का एक हक है, एंड वी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बीनिश एंड उमर फॉर डूइंग व्हाट दे हैव डन। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। एक और मौजू पे बात करना चाहेंगे। कराची में आजकल एक कैंपेन चल रही है जिसके अंदर जानवरों के साथ जो सलूक हो रहा है शायद वो भी बहुत बेहतरीन नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे कह रही थी कि जान कोई भी हो, जान तो बहुत अहम है। हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, मगर अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें जहन दिया गया, हमें दिमाग दिया गया, हमें अकल दी गई, हमें शऊर दिया गया, हमें नरमी पैदा की गई, हमें सख्ती पैदा की गई, ताकि हम फैसला कर सकें कि कहाँ सख्ती का इस्तेमाल करना है, कहाँ नरमी का इस्तेमाल करना है। शायद ज़रूरत है माशरे को सोचने की, देखने की कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों से क्या बर्ताव कर रहे हैं, इंसानों से क्या बर्ताव कर रहे हैं और जानवरों से क्या बर्ताव कर रहे हैं। मैं जानवरों की इसलिए ज़रूर बात करूंगी क्योंकि हमारे दीन में बड़ी नरमी सिखाई गई है। ये बताया गया है कि नमाज लंबी कर लो, तुम्हारे सामने से जानवर गुजरे उसका क्या किया जाए, किस किस कदर नरमी की हिदायत दी गई है। मगर आज अगर मैं अपने शहर की बात करूं, कराची में एक मुहिम चल रही है। वो मुहिम कुछ महीनों से चल रही है और ये पहला साल नहीं है, 2019 पहला साल नहीं है जब ये मुहिम चली है। ये मुहिम पिछले कुछ सालों में चली है और एक बार फिर हमें नज़र आता है कि मामला हल नहीं हुआ, पूरी तरीके से सोल्यूशन नहीं मिला। ये मुहिम है डॉग कलिंग कैंपेन, यानी कि सिलेक्टेड मर्डर, यानी कि कुछ आप जानदार को चुन लें और आप सोचें कि इनको इस दुनिया में नहीं होना चाहिए और आप उन्हें ब्रूटली मार दिया करें। इस वक्त कराची में बहुत सारे कुत्तों के साथ ये हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको समझें। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि जैसे ही ये उन्वान उठता है तो कह दिया जाता है, ओहो इस मुल्क में इंसान की कदर नहीं है, इंसान को खाने को नहीं मिल रहा, इंसान को पीने को नहीं मिल रहा, तो अब हम क्या कुत्तों का ख्याल करें। हमें ये समझना और सीखना है शायद कि वो क्यों ज़रूरी है, वो कुत्तों का ख्याल करना किस तरीके से हमें बेहतर इंसान बनाता है, और इसी के ऊपर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कतरीना हुसैन ने, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस मामले में बहुत जज्बाती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कतरीना। वालेकुम अस्सलाम अस्मा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। It's my honor. And when I say जज्बाती, I don't mean emotional, but emotional as well, but I say very passionate. मैंने देखा है कि जब से ये किस्सा शुरू हुआ है, आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कैपेसिटी में घर पे लेकर आ रही हैं, ख्याल रख रही हैं। कैसा महसूस कर रही हैं जब एक चीज़ जिसके बारे में आप इतना स्ट्रांगली निगेट करती हैं, आपको नजर आता है कि माशरे में एट ए लार्ज स्केल उसकी बड़ी एक्सेप्टेंस है? मुझे अफसोस होता है जब लोग कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि सिलेक्टिव मर्डर, एक्चुअली सिलेक्टिव भी नहीं है। सिलेक्टिव मर्डर की अगर हम बात करें, देखिए इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते के लिए तो बिल्कुल ही फेटल है और बहुत तकलीफदेह है, और इंसानों के लिए भी। अगर मेरे सामने रेबीज का कुत्ता, इन्फेक्टेड कुत्ता मुझे नजर आ रहा हो, मैं उस एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी उसको खत्म करने में, ठीक है, उसके करीब भी नहीं जाना चाहूंगी। उस हैविंग सेड दैट, एक बहुत जरूरी, तो उसको आप कह सकते हैं सिलेक्टिव मर्डर, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे। लेकिन हम तो अंधाधुंध मार रहे हैं। एक एक दिन में आपने जिक्र किया 3 साल पहले एक दिन में 800 कुत्ते मारे थे कराची शहर में हुकूमत ने। अब हो क्या रहा है कि लोगों को आगाही नहीं है कि पागल कुत्ते का मतलब क्या है। पागल कुत्ता हमारे यहाँ मुहावरतन भी कहता है कि जी पागल कुत्ते ने काट लिया था। पागल कुत्ता का मतलब है कि उसको रेबीज की बीमारी है, और रेबीज की बीमारी बहुत कम होती है, इतनी नहीं होती जिस तरह के लोग समझ रहे हैं कि हर कुत्ता जो अग्रेसिव हो रहा है, जो गुर्रा रहा है या जो भौंक रहा है उसको रेबीज नहीं है। रेबीज देखिए इक्का दुक्का होता है। उसकी लिए खातिर आप बेपनाह जानवरों को मार दें, और आप मार तो रहे कुत्तों को, वो तो नजर भी आता है, लेकिन कितनी चिड़ियाएं मर रही हैं, कितनी बिल्लियां मर रही हैं, हमें नहीं पता, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात ये, जो मेरा दिल जो टूट जाता है जब मेरे पास तस्वीरें आती हैं लोग, बिकॉज मैं एक एनिमल शेल्टर में भी वॉलंटियर करती हूँ, तो हम जानवर उठाते भी हैं, तो एक दूध पिलाती माँ को जहर दे के आप मार देते हैं और उसके बच्चे उसके पास पड़े हुए होते हैं और वो तड़प रही होती है और अपने बच्चों के पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। ये कहाँ की इंसानियत है? इस वक्त डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन हमारे साथ हैं, जो कि हेड ऑफ रेबीज फ्री कराची हैं। उनसे बात करते हैं, उनका बड़ा किरदार है, इस कैंपेन के खिलाफ भी बहुत कुछ कहना चाहती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नसीम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शो में शिरकत के लिए। मेरे साथ कतरीना हुसैन भी मौजूद हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे डॉक्टर नसीम के, एक तो आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आप कुत्तों को वैक्सीनेट कर रही हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी, पहले तो मैंने ये बताना चाहूंगी कि कुत्तों को मारना कोई हल नहीं है, ना उनकी तादाद कम होने में, ना रेबीज कंट्रोल होने में। तो जो दूसरा हमने एक अपने तजर्बे के तौर पे काम शुरू किया था इब्राहिम हैदरी के फिशिंग विलेज में, जो कि इंडस अस्पताल के करीब है।
वहाँ पे हमने 2018 के पूरे साल भर हमने कुत्तों को वैक्सीनेट किया और कुत्तों की नसबंदी की, और इस तरह हमने, और ये हमारा WHO हमने हमारा बहुत साथ दिया, ना सिर्फ ट्रेनिंग में, लेकिन उन्होंने हमें एंटी रेबीज वैक्सीन कुत्तों के लिए भी बहुत सारी प्रोवाइड की। सही। तो ये एक साल के अंदर हमने कुछ नकल 15,000 कुत्तों को वैक्सीनेट किया और तकरीबन 2,000 कुत्तों की नसबंदी की, जिसमें मेल और फीमेल डॉग्स थी। तो अब ये हो रहा है कि वहाँ पर रेबीज के कोई अलामत नहीं आए वहाँ से, और दूसरा तो वहाँ के मकामी लोग बता रहे हैं कि तो बच्चे अभी पैदा नहीं हो रहे, बल्कि ज्यादा नहीं पैदा हो रहे, क्योंकि जाहिर कुछ तो होते रहेंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है अभी पहले के मुकाबले में। डॉक्टर नसीम, हम जब बात करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे बच्चे को कुत्ते ने ये किया था और तुम कैसे इस कैंपेन के खिलाफ हो। मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कराची शहर में 3 अस्पतालों से डाटा लिया गया, जिसमें पता चला कि 14,000 लोगों को ट्रीटमेंट चाहिए था, 14,000 लोगों को कुत्तों ने काट लिया था सिर्फ बिटवीन सर्दी और गर्मी 2019 के बीच में। तो जब ये आर्ग्यूमेंट आता है कि नहीं भाई, हमारे बच्चों की सेहत, हमारे बच्चों की जान ज्यादा अहम है या वो कुत्ते जो कि स्ट्रे डॉग्स हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, उसके जवाब में आप क्या कहेंगी? जाहिर है वालिदैन को बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, और जिस इंसान को काटता है वो भी बहुत ही तकलीफ में होता है। तो उसका इलाज करना होगा। अगर तो जिसको कुत्ते ने काटा उसके तो इलाज फौरी होना चाहिए, तो जख्म को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोकर और फौरी ऐसे अस्पताल में रुजू करें जहाँ पे वैक्सीन और इम्यून ग्लोबुलिन मौजूद हो। तो ये हम आप नहीं कर सकते, ये हुकूमत का काम है, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि हमें ये सारी चीजों की प्रोविजन हो। सही। अभी आप जैसे बात करी, थोड़ी देर पहले मुझे स्वाबी से मैसेज आया कि वहाँ पे 24 लोगों को कुत्ते ने काटा, बल्कि वाना में। वहाँ पे कोई ना सिर्फ आगाही नहीं है, लेकिन वहाँ पर वैक्सीन, इम्यून ग्लोबुलिन सिफर है, नहीं है। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि अपने जख्म को साफ करें, पानी साबुन से धोकर, और NIH से रिव्यू करें, क्योंकि NIH कह रहा है कि हमारे पास वैक्सीन और इम्यून ग्लोबुलिन है, तो उनको वहाँ से मुहैया करना चाहिए। हम आप तो इधर कराची में रहते हैं, फिर भी कुछ आगाही है, कुछ समझ है, लेकिन और देहातों में और शहरों में तो कोई हाल नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर नसीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मसले का हल शायद इसमें नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि कुत्ता कभी ख़तरनाक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका हल क्या उस जानदार को मार देने में है? क्या हम अपनी सोसाइटी की इकोलॉजी बिल्कुल तबाह बर्बाद नहीं कर देंगे जब हम कहेंगे कि ये चिड़िया, क्योंकि चिड़िया मेरे घर पे गंद करती है तो इस चिड़िया को मार दो, ये कुत्ता क्योंकि शायद इसमें से एक कुत्ते को रेबीज़ हो और वो हमें काटे तो उसको मार दो। हल हमें ज़रूर निकालना है। मैं बिल्कुल इन स्टेटिस्टिक्स की बड़ी वैल्यू करती हूँ जिसमें बताया गया कि इतने सारे लोगों को अस्पताल जाना पड़ा, और शायद मैं एज अ पेरेंट ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देती हूँ, लेकिन क्या इसमें हल है? और अगर इसमें हल नहीं है, जिस हल की तरफ डॉक्टर नसीम साहिबा ने इंडिकेट किया उसके बारे में भी बात करेंगे, दूसरे मुल्कों में क्या होता है इस बारे में भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। आज हम डॉग कलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। बहुत सारी जैसे ही ये खबरें आना शुरू हुई, बहुत सारी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल गलत है और कुछ लोगों ने उनको जवाबन कहा कि बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए हमें लगा कि ये बात करनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें आगाही हो। कतरीना हुसैन हमारे साथ हैं। कतरीना, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये बात की कि क्या इकोलॉजी ख़राब कर देनी चाहिए, जो जानदार हमें सही ना लगे, जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता ना हो, हम उसको गोली मार दें, ख़त्म कर दें। हमें पता ही नहीं है ना कि हम क्या कर रहे हैं। अब हमें पता चले कि शहद की मक्खी, अब कह रहे हैं कि उसके बगैर इंसान खत्म हो जाएंगे, इसी को सारा पॉलिनेशन वगैरह एक शहद की मक्खी करती है। हमें पता नहीं, अगर हम निज़ाम में छेड़ेंगे, कराची जैसे शहर में जहाँ पे कूड़ा हर जगह पड़ा हुआ होता है, मुझे जाना पड़ता है, जैसे कि ऑब्वियसली कुत्तों को हम पकड़ते हैं तो वहीं पे पकड़ते हैं,
अस्मा इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं वहाँ पे, उनको देख के मेरा हाल खराब होता है। कितने बड़े रेबीज कैरियर, वो रेबीज, डिस्टेंपर, प्लेग 1992 सूरत भारत में प्लेग वापस आया इसी के चूहों में था। और चूहे इतने तेजी से फैलाते हैं, और ये कुत्ते चूहे खाते नहीं है लेकिन उसी खाने के ऊपर कूड़े में लड़ रहे होते हैं तो उनको मारते हैं। तो एक बैलेंस है, एक इकोलॉजी का। अगर आप कुत्तों को खत्म कर दें तो वो चूहों की आबादी ऐसे फैलेगी कि मुझे पता नहीं है कि शहर में उसके बाद होगा क्या, बिकॉज हम चूहों को तो मारते नहीं, वी कांट गो अराउंड किलिंग देम। आप तो पागल हो जाएंगे, आप उनको मार नहीं सकेंगे। नंबर 2, जब आप जैसे कि मैंने कहा कि चिड़िया मार दें, बिल्लियां मार दें, चूहे बढ़ जाएंगे, चूहों को मारते फिरेंगे आप, बीमारियां। जब एक निज़ाम है उसको आप छेड़ेंगे तो आपको कुछ पता नहीं कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। दूसरी बात ये कि मैं कहती हूँ कि कुत्ते को इस तरह आप लोग मार दें तो आप अपने लिए एक हिफाजत की चीज़, हम बात करते हैं कि कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता प्रोटेक्ट करता है। मैं तो कराची शहर में रहूँ ना, अगर मेरे पास 2 कुत्ते ना हो जो किसी को घर के करीब नहीं आने देते, घर के अंदर हैं, कुत्ते को वैक्सीनेट करें, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। कुत्तों की आबादी को के बारे में अगर बताएं, व्हाट इज TNVR? ओके, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज। कुत्ते को पकड़ें, ट्रैप करें, उसको न्यूटर करें, मेल हो या फीमेल हो, जैसे डॉक्टर नसीम ने बताया, उसका ऑपरेशन करें, वैक्सीनेट करें, उसको वापस उस जगह रिलीज करें। हमारे साथ इस वक्त कॉल पे फैसल ईदी साहब हैं, उनसे जरूर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कॉल पे आने के लिए सर। कतरीना हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद है सेट पे। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो डॉग कलिंग का मामला चल रहा है कराची में, हमने देखा है कि ईदी फाउंडेशन बहुत आगे है। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी जहाँ पे आप मोहल्लों से उन कुत्तों को लेके जा रहे हैं जिनको शायद मोहल्ले में ज़्यादा ख़तरा है। ज़रा हमें बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं उनके साथ, उन जानवरों के साथ, आपका क्या तरीक़ाकार है? देखें, इन्हें अब ट्रांसपोर्ट करना बहुत मसला बन चुका है। हम सामने सैकड़ों की तादाद में इन कुत्तों को शहर से ऐसी जगहों पे भेजा जहां पर लोग कम बसते हैं, लेकिन अब वहां के लोग भी जो है वो हमें मना करते हैं क्योंकि वहां पे खेत वगैरह हैं और दूसरी चीजें होती हैं जो कि ये मना करते हैं कि हमारे खेत वगैरह खराब होते हैं। तो हमने अभी कोशिश की है कि अब हम जो है वो मेल डॉग्स को न्यूट्रल कर रहे हैं। बहुत से जो है वो हमारे बंदे ट्रेन कर रहे हैं, हमारे जो वेटनरी डॉक्टर हैं सही। वो जो है वो एक हम कैंपिंग करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। ओके। इनको न्यूट्रल करेंगे मेल डॉग्स को, ताकि इनकी नस्ल जो है वो आगे ना बढ़े और इनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती। वैसे भी ये स्ट्रे कुत्तों की 2-3 साल के अंदर, हाँ 2-3 साल के अंदर ये जो है वो इंतकाल कर जाते हैं। वैसे नॉर्मली इनकी जिंदगी 8 साल होती है। सही। पहले आप सिर्फ कुत्तों को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे, रिलीज कर देते थे, लेकिन अब आप उन्हें न्यूट्रल करें। इसके साथ साथ क्या वैक्सीनेशन का भी कोई अमल जारी है? देखिए, वैक्सीनेशन जब भी हम न्यूट्रल करते हैं तो इनको 2 किस्म की एंटीबायोटिक दी जाती है, बल्कि 3 किस्म की। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो सिटी गवर्नमेंट है उनसे भी और सिंध गवर्नमेंट से भी, क्योंकि उनका भी एक प्रोग्राम है, हमने आपके प्लेटफॉर्म से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और इनको फॉर्मली जो है वो बाकायदा एक दरखास्त भी लिखूंगा कि हमें एंटी रेबीज वैक्सीन जो है अगर वो दे दे तो जितने कुत्तों को हम प्रोसेस कर रहे हैं उनको हम एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगा देंगे, ताकि कि वो खुद भी महफूज रहें रेबीज से और आगे अगर खुदा ना शहरी भी जो है वो महफूज रहें। बिल्कुल सही। आपने क्या लोगों का रवैया क्या देखा है? लोगों ने आपको सपोर्ट किया है या आपको कहा है कि भाई तुम लोग कहते हैं कि इनको पकड़ के ले जाएं, लेकिन इनको पकड़ के हम कहाँ ले जाएं? कौन सी जगह ले जाएं जहाँ पे इनको खुराक ना मिले? और अगर हम इनको जंगल में वैसे ही छोड़ देंगे तो बेचारे वहाँ भूख प्यास से मर जाएंगे। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि हुकूमत ने ये क्यों नहीं सोचा? हमें क्या सस्ता है एक जानवर को मार देना इसके कंपैरिजन में कि उसको वैक्सीनेट किया जाए, सारा अमल किया जाए? क्या वो सस्ता अमल है इसलिए हुकूमत ने सोचा चलो और जल के सबको मार दो? नहीं, मारना तो खैर गैर इंसानी है। और अभी भी इंटीरियर सिंध में मैं अभी पिछले दिनों गया था तो वहाँ पे शहरों के अंदर छोटे जो शहर हैं उसके अंदर जो है वो पॉइजन दिया जा रहा है कुत्तों को बड़ी पैमाने पे। तो खैर वहाँ पे ये जो एनिमल राइट्स वाले हैं वहाँ पे नहीं है उनकी अप्रोच, लेकिन कराची के अंदर एनिमल राइट्स वाले पे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं।
और अगर सिटी गवर्नमेंट हमें वैक्सीनेट दे तो हम बड़े पैमाने पे वैक्सीनेट भी कर देंगे हजारों कुत्तों को, और उसके ऊपर हम टैग लगा देंगे ताकि लोगों को पता हो कि ये वैक्सीनेटेड है, और किसी को काटेगा भी तो वो नुकसानदेह नहीं होगा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। आप पहले ही आपका फाउंडेशन इतना काम कर रहा है, अगर ईदी फाउंडेशन ना हो तो पता नहीं मरीज अस्पताल कैसे पहुंचे, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनकी तदफीन कैसे हो, और जिनका इस दुनिया में कोई नहीं उनका सहारा कौन बने। और आपने इसके आगे एक और बेड़ा उठाया कि ना सिर्फ इंसानों को बल्कि तमाम जानवरों को भी, उनको भी ये तमाम सहूलियात मिले। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और हम बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है। ये जो डॉग कलिंग की कैंपेन चली, क्या ये सही थी? अगर ये सही होती तो हुकूमत की तरफ से इसको रोका नहीं जाता। यकीनन इसके अंदर कुछ फ्लॉज थे जो कि आइडेंटिफाई किए गए और उसके बाद उसको रोक दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत तो शायद बहुत हद तक रुक चुकी है, मगर लोगों ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। हमारे यहाँ इसको मजाक समझा जाता है। कतरीना हमारे साथ है। कतरीना, हम जब मैं इस्तांबुल गई तो बहुत खूबसूरत स्ट्रे कुत्ते भी माशाल्लाह उनके इतने वेल फेड, और आई एम नॉट अ डॉग पर्सन, मुझे वाकई डर लगता है। तो एक जगह पे 2 कुत्ते एक बाग में सो रहे थे और मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि नहीं अस्मा कुछ नहीं कह रहे, और उनके साथ जाके मैंने बैठने की कोशिश की और मैं बैठी और कुछ नहीं हुआ। मैंने हाथ लगाया, लेकिन हर कुत्ते का टैग था, हर कुत्ता कान पे टैग था। तो फिर मुझे बताया गया कि हाँ ये सारे के सारे जो है वो ये TNVR के प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, और वो टैग कुत्ते का मतलब है कि ये आपके लिए खतरे की बात नहीं है। अगर अनटैग्ड है तो हाँ आप जरूर उसको खतरा समझ सकते हैं, लेकिन मुझे कोई अनटैग नजर नहीं आया। अनटैग्ड आपको वहाँ पे नजर नहीं आएंगे, और वहाँ पे ज्यादा कुत्ते हैं भी नहीं। लोग वहाँ पे खुद खाना डालते हैं कुत्तों के लिए। एक रिश्ता है उनका सारे बिल्लियों के साथ, कुत्तों के साथ, इसलिए तुर्की में इतनी मैं उनकी इज्जत करती हूँ इस हवाले से। और हम लोग भी यही कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें लोगों की ताकत की जरूरत है। ये जो कहना कि कुत्ते से डर लगता है, यकीनन मैं बहुत से लोगों को डर लगता है, इसी के हमारे यहाँ कुत्तों का हमें कुछ पता नहीं है। लोगों को सिखाने की कोशिश है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है कि लोगों को डराए मत, लोगों को सिखाएं। कुत्ते को ना छेड़ो, उस खाना डाल दो तो वो आपका जिंदगी का वफादार, वो जाएगा ही नहीं और किसी और को आपकी तरफ आने नहीं देगा। ठीक है, तो एक तो आपकी हिफाजत है, आप उनको खाना डालना शुरू कर दे। फिर ये जैसे हमने कहा एनिमल बर्थ कंट्रोल, इनकी आबादी को कंट्रोल में रखें, और सबसे अहम बात कि वैक्सीनेशन करते जाएं। ये जो एक अगर रैबिट कुत्ता, 2 रैबिट कुत्ते आ गए, देखें हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग कोई ऐसा नहीं कह रहा कि रेबीज का ना हो। वैक्सीनेटेड कुत्ते, पॉपुलेशन कंट्रोल और आवाम की मदद, ये लोगों का कहना कि नहीं आप लोग संभाल लेंगे कि हम नहीं संभाल सकते, हम ना पास जगह है। हुकूमत भी इस पे एक्टिव नहीं है, उनको होने की बहुत शदीद जरूरत है। मैं तो ये कहूँगी कि हुकूमत से मैं, बल्कि आपके प्रोग्राम के जरिए मैं एक अपील करना चाहती हूँ कि खुदा के लिए सबसे महंगी चीज होती है जमीन। आप लोग जमीन एलोकेट कर दें और प्राइवेट सेक्टर लोगों को दे दें, ताकि हम लोग वहाँ पे कुत्तों को लाएं, ऑपरेशंस करें, शेल्टर्स बनाएं। छोटे जिनकी माँ को मार देते हैं उनको तो हम लोग बचा सके। बहुत सा काम करना है, लेकिन ये हुकूमत और लोगों के मिलजुल के काम करना। कसीना, अगर 2-3 चीजें हम हुकूमत से अगर दरख्वास्त करना चाहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फियर्स मेरे दिल में भी हैं, जो फियर्स लोगों के दिलों में भी होंगे, और हुकूमत को शायद कदम बढ़ाना पड़ेगा। 100% जिम्मेदारी ना लें, लेकिन वो क्या 3 चीजें हैं जो हुकूमत कर सकती है, जिससे अगर हम, आप जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा हम मदद करने को तैयार है, और हुकूमत उन 3 इक़दाम से कदम आगे बात आगे बढ़ाती है, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। सबसे अहम काम जो हुकूमत कर सकती है, जिसके हुकूमत की कमी नहीं है, एक तो उनके पास मैन पावर बहुत है। ठीक है, वो लोगों को हमारे साथ मिला सकते हैं। हमारा मैं आपको, लोग हंसेंगे, लेकिन हम लोग जख्मी जानवरों को या जानवरों को उठाते हैं तो डिब्बे में डाल के रिक्शा के ऊपर बांध के हम लेके जाते हैं। तो आई मीन दिस इज क्रेजी। तो हुकूमत हमें इन चीजों में फैसिलिटेट कर दे। मैं ये नहीं कह रही कि हुकूमत हमें दे दे, हमें नहीं चाहिए हुकूमत की कोई चीज, नाम पे रखें, अपने नाम पे रखें, जमीन अपने नाम पे दे, लेकिन हमें दे दे कि भाई आप इस्तेमाल कीजिए इतने घंटे। लोगों को हमारे हवाले कर दे कि ये इतनी जमीन है, यहाँ पे आप लोग कंस्ट्रक्शन कर लें, आप लोग अपना काम करें। सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेन होके निकलते हैं जानवरों के, दे कैन कम एंड वर्क देयर। उन लोग की होता है कि वो
टाइम उनको लेकिन काम मैं करना सोचूं कि होता है। अगर There's a lot of सारे things. जानवर को हमने शेल्टर में रख दिया तो वो बात तो खत्म होगी ना, हम में से तो वो चले गए जो हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं। मिक्स रखना है आपको। हाँ। सिर्फ जो जानवर जख्मी हो या जिस तकलीफ में हो वो शेल्टर्स में आ जाए, या जब कभी कभार ऐसा होता है कि कोई जानवर मैंने अभी ब्रेक में शायद आपसे बात हो रही थी कि एक मोहल्ले में 10-15 कुत्ते जमा हो जाए, उसमें मैं डेफिनेटली कहूंगी कि उसमें ना भिड़िए, बिकॉज वो एक आपस में उनका पैक बन जाता है, वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं। अब वहां से उठा के कुत्तों को कहीं और फेंक देना वो भी आंसर नहीं है, बिकॉज वहां पे वो जाके और कुत्तों से लड़ेंगे एंड वहां के लोगों को खतरा है। ये आंसर नहीं है। आंसर यही है कि आप उनको पकड़ें, वैक्सीनेट करें, न्यूट्रल करें और उसी मोहल्ले में छोड़ें जिस मोहल्ले को वो पहचानते हैं। और वहाँ के लोगों को फिर अगर आप लोग खाना देना शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रही कि भाई घर के अंदर लिया, मैं ये नहीं कतई नहीं कह रही, लेकिन रोटी डाल दो, बचा हुआ कुछ भी है जो घर का डाल दो, वो इतने से खाने के लिए कुत्ता आपकी ऐसी वफादारी निभाएगा कि सोच है लोगों की। कतरीना, थैंक यू वेरी मच। हुकूमत अगर 2-3 चीज़ें कर दे तो बड़ी आसानी हो जाए। कतरीना साहबा ने उनकी निशानदही की है, वो गाड़ियाँ दे दे जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो सके और कोई ऐसी जगह प्रोवाइड कर दे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बेशक कहा जाए कि आप आके यहाँ पे शेल्टर होम्स बनाएं जहाँ पे ज़ख्मी जानवर रखे जा सकें। लेकिन ओवरऑल आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का मामला लगे तो हम भी अपना कदम बढ़ाएं और ये कह सकें कि अच्छा अगर मेरी कम्युनिटी में इतने कुत्ते हैं मैं क्या कर सकती हूँ सिवाय उनको मारने के या उनको यहाँ से धक्का दे के बाहर निकालने के। दूसरी बात ये जो सबसे मुझे लगता है अगर आप बात सोचें आज से आप क्या चीज़ तब्दील करना चाहेंगे वो है हमारा रवैया। हमने अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देनी कि वो बिला वजह किसी कुत्ते को पत्थर मारें, हमने अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देनी कि वो बिला वजह किसी जानवर का मजाक उड़ाएं। हमने अपने बच्चों को हसास बनाना है। एक माशरा तभी बेहतर होता है जब वहाँ के रहने वाले, वहाँ के लोग हसास लोग होते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं और शुरुआत होती है छोटी छोटी चीज़ों से। फैसल ईदी हमारे साथ कॉल पे थे, आपको याद होगा अगर आप ईदी साहब से बहुत इंस्पायर्ड हैं हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी। ईदी साहब के काम की बुनियाद शुरू हुई थी उस कुत्ते से जो उनको ज़मीन पे ज़ख्मी मिला था। सबसे पहला जानदार जो उन्होंने सड़क से उठाया था वो एक इंसान नहीं था, वो एक कुत्ता था जो कि ज़ख्मी था। सेज अ लॉट अबाउट हिम और शायद उनकी ज़िंदगी से ही हम कुछ सीख लें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। खुदा हाफ़िज़।